बात नेपाल में आई महात्रासदी की करेंगे, क्योंकि नेपाल में 26 अगस्त को एक बहुत भीषण बाढ़ आई। इस बाढ़ की खौफनाक और डरावनी, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप सबने देखी। मतलब जहां नजर आए वहां बस्तियां मलबे में तब्दील हो गई। आपको 8 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बाढ़ के चलते कितने भयानक स्तर पर नेपाल के हालात पहुंच गए हैं। घर हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, सब कुछ बह गया। पूरा जनजीवन ध्वस्त हो गया। आपको इस हादसे से जुड़े सभी अपडेट्स बताएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। तस्वीरें बहुत भयानक हैं और आपको बता दें, इस बाढ़ में 750 से भी ज्यादा लोग अभी तक प्रभावित बताए जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 95 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद आज सुबह 7:22 पर नेपाल पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट किया और आंकड़ों को अपडेट किया। इससे पता चलता है कि अब तक 162 लोग नेपाल की इस बाढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं और नेपाल पुलिस के 3,318 जवान लगातार बचाव के काम में जुटे हुए हैं। लोग इस बाढ़ के अलग अलग कारण बता रहे हैं, यानी कई थ्योरीज जताई जा रही हैं जिसके चलते ये हादसा हुआ। अब वो थ्योरीज क्या है ये भी आपको बताते हैं। पहली आशंका ये जताई जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ, चट्टाने और मलबा खिसक कर नदी में जा गिरा। इसके चलते भोटेकोशी नदी में सैलाब आ गया और रसुवा गांव मलबे में तब्दील हो गया। ये आशंका इसलिए जताई गई क्योंकि रसुवा के करीब कई इलाकों में चट्टानों के खिसकने के निशान मिले हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि तिब्बत के कुछ इलाकों में भूकंप आया हो, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई हो। आपको बता दें, तिब्बत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस भी किए गए थे। हालांकि कई रिपोर्ट्स ने इन झटकों का कारण भूकंप को नहीं बताया, बल्कि लैंडस्लाइड को माना है। इसी के साथ तीसरी आशंका ये जताई जा रही है कि पहाड़ों में बर्फीली झील का पानी अचानक बाहर आ गया। इसके चलते नदी पर उफान आया और मौसम विभाग ने इस बात को साफ किया है कि ये बाढ़ बारिश के कारण नहीं आया था, क्योंकि रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर बारिश तक दर्ज नहीं की गई थी। यानी तीनों थ्योरीज क्या हैं वो आपको बता दी हैं। अब इस बाढ़ के बाद राहत और बचाव काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजने का ऐलान किया है, जिसमें टेंट, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां शामिल हैं। अब आपको ये बता दें कि इस बाढ़ से भारत पर क्यों संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कल इसी संबंध में एक मीटिंग ली और एक्स पर पोस्ट करके ये सूचना भी दी कि बिहार के कई जिलों को नेपाल में आई बाढ़ के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया है। और चाहे वो मुजफ्फरपुर का जिला हो, चाहे चंपारण के इलाके हों, वहां पर इस बाढ़ का खतरा है। तो भोटेकोशी नदी का पानी जब भारत में आता है तो वो त्रिशूली नदी, नारायणी नदी और गंडक नदी में मिलकर गिरता है। अब एक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भोटेकोशी नदी है। ये मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेपाल की भोटेकोशी नदी है और इसके अलावा ये रसुवा जिला है नेपाल का। अब ये जो नदी है त्रिशूली नदी, नारायणी नदी, अब ये नदी जाकर आगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली में मिलती है। यानी पानी जो यहां से भोटेकोशी नदी से निकलेगा वो पहले त्रिशूली नदी में जाकर मिलेगा, फिर नारायणी नदी में जाकर मिलेगा और उसके बाद वही पानी पश्चिम चंपारण यानी बिहार के रास्ते होते हुए पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली के इलाकों में चला जाएगा। अब गंडक नदी इसकी सहायक नदी है और इस नदी का पानी सीवान, सारण और गोपालगंज
यहां पर आकर मिलता है। तो यानी भोटे कोशी नदी से जो पानी निकलता है वो सहायक नदियों के जरिए बिहार में आता है और बिहार के ये वो जिले हैं, वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा है। यहां पर बाढ़ आ सकती है और इसी की वजह से बिहार के सीमावर्ती इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, यानी इनमें बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है। पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीवान है, सारण है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है और हाजीपुर भी है। इन सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।